गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की खूबसूरत और अहम खबरों से भरी हुई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। आपके दिन को बेहतरीन बनाने के लिए, आपको रिचार्ज करने के लिए, और दिन अच्छा हो गया आपका तब जब आपकी सुबह अच्छी होगी, तो जनाब वो जिम्मेदारी हम अदा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले आपके साथ हाईलाइट शेयर करें तो आज भी हमेशा की तरह आप सबसे पहले जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल नजफ से। उसके बाद पॉलिटिकल सेगमेंट में हम बात करेंगे हुकूमत की, जिसे मौलाना और पीटीआई का इस वक्त सख्त चैलेंज दरपेश है। उसके बाद प्रोग्राम में बात करेंगे जॉब इंटरव्यू में कामयाबी की कुछ स्पेशल टिप्स आपको देंगे और आपको मिलवाएंगे बहरीन में मुल्क का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी फाइटर से। और इसके अलावा स्पोर्ट्स सेगमेंट में बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसके इनेकाद के लिए आखिरकार मामला तय पा गया है। आज के प्रोग्राम में माहिरीन से ये भी जानेंगे कि बच्चों की याददाश्त को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि हुकूमत को आखिर डिजिटल नेशन बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। और इस सब के अलावा भी आपकी इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है। तो प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा और अगर कुछ मिस हो जाए तो घबराना नहीं है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करें, फॉलो कीजिए, उस सेगमेंट को एंजॉय कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको अच्छा लगा और क्या आप मजीद देखना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको मजीद इंतजार नहीं करवाते, मौसम की लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। नजफ बताइए। आइए चलते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। साइबेरियन हवाएं चलने से सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है और कई मकामात पर पारा -13 डिग्री तक गिर गया है। पंजाब और सिंध के तालीमी इदारों में भी मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में 20 दिसंबर से 10 जनवरी जबकि सिंध में 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर जो है कम से कम -7 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां शदीद सर्दी का राज रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी के कुछ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की बात कर लेते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर टेम्परेचर -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसहरा, चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सयाहों और मकामी अफराद को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की गई है। और अब जिक्र कर लेते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां ज़्यादातर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में टेम्परेचर कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। और आगे चलते हैं, मुल्तान की बात करते हैं, वहाँ पर कम से कम पारा 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहेगा। और मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात में बारिश की पेशगोई की है, जबकि लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। और अब मज़ीद आगे चलते हैं और शेयर कर लेते हैं आपके साथ सुबह बलूचिस्तान का मौसम, जहां शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। शुमाली बालाई इलाकों में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -4 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। और अब आखिर में जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का,
जहां ज़्यादातर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में दर्जा हरारत कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करते हैं, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। सियासी दर्जा हरारत पर नज़र डालें तो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि मुसलसल नीचे जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, लेकिन मुज़ाकरात कहीं होते दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमत की एक तरफ PTI है तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को चैलेंज दरपेश है। PTI हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जोर तो लगा रही है, मगर उधर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। 2 दिन पहले उन्होंने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उलमा के इत्तेहाद का खुला पैगाम दिया, मदारिस बिल का फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इस मामले पर MQM पाकिस्तान से मुलाकात की और मुत्तहिदा ने भी मौलाना की खुलकर हमायत कर दी और मदारिस बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। इसके साथ साथ मौलाना पार्लिमानी महाज पर भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने धुआंधार खिताब किया, मदारिस बिल पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मौलाना ने मदारिस बिल में किसी किस्म की कोई तरमीम कबूल ना करने का ऐलान करते हुए ये शर्त रखी है कि मदारिस एक्ट को पहले कानून बनाया जाए, फिर उसमें तरमीम कर लें। अगर मामलात हल ना किए गए तो फिर फैसला ऐवान में नहीं बल्कि मैदान में होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का कोई इब्हाम नहीं, कानूनी मामलात पर मिल बैठकर गौर किया जाएगा। कोई भी कानून साजी सदर के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज खान साहब। बहुत शुक्रिया अयाज आपके वक्त का। मुझे ये सबसे पहले बताइए कि मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत और PTI आमने सामने हैं। मौलाना ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है कि अगर मामला हल ना किया गया तो फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। आपको क्या लगता है कि मदारिस बिल ऐवान में हल होगा या मैदान में? देखिए, मौलाना बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वो मुनासिब वक्त पे वो देख के चोट लगाते हैं जब उन्हें नज़र आ जाता है कि अब इसको हिट किया जा सकता है इस मामले को। वैसे तो देखें ना, आपकी एक कमिटमेंट हो गई गवर्नमेंट की, उसके बाद दोनों ऐवानों से पास हो गया बिल, उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। वो आपने कानून नहीं बनाया, आपको बाद में ख्याल आया कि जी ये तो चूँकि सूबाई मामला है, अब वफाक में हो नहीं सकता, तो इसके लिए मौलाना ने ज़ाहिर प्रेशर तो डालना था। मौलाना ने इससे पहले, आज से पहले जो कल से पहले जो उन्होंने वो की थी मीडिया टॉक, उसमें मुझे डिफेंसिव लगे थे, क्योंकि मुझे याद है कि जब हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की मीडिया टॉक के बाद मौलाना को लग रहा था कि शायद ये मैं इस तरह से प्रेशर डाल नहीं सकूंगा गवर्नमेंट पे, लेकिन कल उन्होंने बड़ा कमाल काम किया। उन्होंने मुफ्ती मुनीब और तकी उस्मानी साहब को साथ बिठाया और वो स्ट्रेंथ ले ली उनसे, और उसके बाद वो आ गए। उम्मीद तो यही है कि ये मामला मैदान तक नहीं जाएगा। उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट डिफेंसिव है, गवर्नमेंट चाह रही है ये मसला हल हो जाए, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह भी चुके हैं। वो जॉइंट सेशन की बात भी हो रही है पार्लियामेंट के, तो जॉइंट सेशन में आके ये मसला मेरा ख्याल है हल हो जाएगा, मैदान तक नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। ये भी कहिएगा कि इस वक्त हुकूमत को एक तरफ हम देख रहे हैं मौलाना का चैलेंज दरपेश है, तो दूसरी जानिब PTI है। हुकूमत के लिए मौलाना से निपटना इस वक्त बड़ा चैलेंज आपको नजर आता है या फिर तहरीक इंसाफ से? PTI की बुनियादी तौर पे वो आपको पता है कि वो उनके बानी PTI भी अपनी ये जो लीडरशिप है इससे नाराज़ है। उनको लगता है कि ये जिस तरह से इनको मामलात को लेके चलना चाहिए था, नहीं लेके चल सके। फिर ये कि PTI की उस तरह से पार्लियामेंट में ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को, ज़ाहिर है ये ऑपोजिशन है। मौलाना की ज़रूरत है। कल को फिर कोई अगर कोई कानून साजी करनी, कोई तरमीम का मूड बनता है तो उसमें मौलाना साथ देंगे। और फिर ये है कि PTI से ज़्यादा टफ टाइम अभी तक तो मौलाना ही दे रहे हैं, PTI उस तरह से टफ टाइम दे नहीं सकी, तो इस वक्त तो पलड़ा मौलाना का भारी है और PTI बहुत पीछे है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये कि PTI की लीडरशिप जो है उसमें पॉलिटिशियंस कम है।
पॉलिटिशियंस ज़्यादा हों वो ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकते हैं, जिस पे अक्सर फवाद चौधरी भी कमेंट किया करते हैं। और मुझे उनकी बात ठीक लगती है कि सियासी लोग मामलात को जिस तरह से लेके चल सकते हैं, वो ये वकील और इस तरह के लोग उस तरह से मामलात लेके आगे नहीं बढ़ सकते। अयाज साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी है। हुकूमत भी मुज़ाकरात की हामी नज़र आ रही है हमें, मगर इसके बावजूद अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। मुज़ाकरात ना होने की असल रुकावट आपको क्या नज़र आ रही है? देखिए, मुज़ाकरात में रुकावट तो दोनों तरफ से है। जाहिर है, एक तो स्टांस जो बानी पीटीआई कर रहा है हमेशा से कि जी मैं गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। वो कहते हैं जी ये दोनों चोर हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी और PMLN वाले भी, इसलिए मैं उनसे बात नहीं करूंगा। और उनको लगता भी ये है ना कि इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। इख्तियार तो सारा चूँकि ताकतवर हलकों के पास है, लिहाजा मुज़ाकरात की बात भी वहीं होगी। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कल जो आपने देखी प्रोसीडिंग्स नेशनल असेंबली की, तो उसमें पहली बार कोई डायलॉग की बात हुई है, जो एक पॉजिटिव साइन है मेरे हिसाब से। तो शायद कहीं ये कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हमें, लेकिन बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। तो उसमें मुझे लगता है ऐसे है कि कोई बैकग्राउंड में चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि आगे आपको पता है अमेरिका की रिजीम भी चेंज हो रही है, और इसलिए बेहतर ये है कि उससे पहले अपने मामलात हम ठीक कर लें। और इस सिस्टम को भी कल राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, एक बार दोबारा ये बात उन्होंने दोहराई कि ये नहीं चल सकेंगे मामलात इस तरह के, अगर नाराज़ रहेंगे हम एक दूसरे से। हमें बात करना पड़ेगी, और ये जब बात होगी तो उसके बाद चीज़ें ज़ाहिर है को बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है। और मुझे पता नहीं क्यों मैं होपफुल हूँ कि शायद अब ये ज़्यादा दूर नहीं है बातचीत का मरहला। रोशन, कुछ बहात हुए तो हैं कल के इजलास में, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात में बानी पीटीआई जो हैं वो खुद बड़ी रुकावट हैं। आपको लगता है बानी पीटीआई के बगैर ये मुज़ाकरात चल सकेंगे, कामयाब हो सकेंगे? पीटीआई सिर्फ बानी पीटीआई है और उसमें कुछ भी नहीं है, और जिससे मर्जी जब तक वहाँ से अप्रूवल नहीं आएगी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये सिर्फ ये कह देना कि बानी पीटीआई ही रुकावट है, ये गलत बात है। गवर्नमेंट देखिए, ये इनिशिएट गवर्नमेंट ने करना होता है मुज़ाकरात के लिए, और गवर्नमेंट को चाहिए, उन्होंने अपना ये सिस्टम चलाना है गवर्नमेंट ने, तो उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मुज़ाकरात करें। हाँ, नहीं करते उसके बाद बानी पीटीआई वो कह देते हैं कि जी ये मुज़ाकरात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। गवर्नमेंट का एक अपर हैंड हो जाएगा कि देखिए हमने इनिशिएट किया था, हम मुज़ाकरात की तरफ गए थे, अब वो नहीं करना चाह रहे या वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। ये यकीनन गवर्नमेंट के वो पॉइंट स्कोरिंग यकीनन बेहतर हो जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल गवर्नमेंट को ये मौक़िफ़ छोड़ के कि कौन रुकावट है कौन नहीं है, उनको ये इनिशिएट कर देना चाहिए, मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाना चाहिए। अयाज साहब, ठीक है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपना अपर हैंड दिखाना चाहिए मुज़ाकरात के हवाले से। मुझे ये भी बताइए, हमारे नाज़रीन के लिए, सियासी इस्तेहकाम हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को तकरीबन 1 साल होने वाला है, वो अब तक सियासी मामला सुलझाने में नाकाम हमें नज़र आ रही है। इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे वो जो कहा जाता है, जो पीटीआई हमेशा कहती है कि जी हमारा चूँकि मैंडेट चुराया गया, ये बात भी ठीक है जब लोग कहते हैं कि यहाँ कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन ये कुछ थोड़ा मुझे बहुत ही मुख्तलिफ इलेक्शन लगा था कि जिस तरह से चीज़ें सामने आई थी, और कोई चौथे और 5वें नंबर वाला भी कैंडिडेट कहीं जीत गया था, और फॉर्म 47 का चूँकि ये पहली बार हमने इतना तस्करा सुना, इससे पहले नहीं सुना था। तो जो गवर्नमेंट आई ही इलेक्टेड होने की बजाय सिलेक्टेड हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसको अपनी सर्वाइवल के लिए उसको लगता है कि मुज़ाकरात अगर करेगी वो पीटीआई से, तो किस चीज़ पे करेगी? पीटीआई अगर कहेगी मेरा मैंडेट वापस करो हमारा, तो उस पर इनके पास क्या होगा? इसलिए गवर्नमेंट दूसरा वो एक जोम होता है ना कि चूँकि सिलेक्ट हो चुके हैं, अब हमें हिला कोई नहीं सकता। उस जोम में भी शायद इन्होंने वो सारा वक्त गुजार दिया, और इन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, गवर्नमेंट को भी शायद एहसास हो रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी, इसमें प्रोग्रेस नहीं हो सकेगी। IMF से आपका मुआहदा तो हो गया,
लेकिन इसको बिल्ड ऑन भी करना है, इसको आगे भी लेके जाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो इस मुल्क में। सही है। या साहब लास्टली जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि माशी बहाली के दावों के साथ ही हमने देखा कि पंजाब में अरकान असेंबली की तनख्वाहों में 700% का बड़ा इजाफा किया गया है। महंगाई से अवाम का जीना दोभर हो गया है, मुश्किल है, और ऐसे में अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इतने बड़े इजाफे के फैसले को आप कैसे देखते हैं? बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने 600-700% इजाफा किया है। अगर 1000%, 1200% भी कर देते तो हम क्या कर सकते थे। गरीब लोग हैं बेचारों का, ज़ाहिर है वो नहीं पूरी पड़ती, उनके लिए बड़े मुश्किलात हो रही होंगी, और बड़ा आसान है उनके लिए हल, वो हम पे टैक्स बढ़ा देंगे और ये निकलना शुरू हो जाएगा। मामला ये है कि डिस्कनेक्ट है, आवाम से इतना ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गया कि वो समझते हैं कि अब हम जो मर्जी कर लें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग चीखते रहें, चिल्लाते रहें, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो बिजली का बिल, गैस, पानी का बिल नहीं दे सकता, घर का किराया नहीं दे सकता, बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकता, उनकी सेहत के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो वो बॉदर नहीं करते कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे। हम चूँकि हमारे पास एक इख्तियार है, हम आप देखें ना, वो जो इजलास, जिस इजलास में ये बढ़ाई गई, वो भी आपके और मेरे टैक्स के पैसों से वो इजलास होता है। जी हाँ। उसमें इनको टीएडीए जो मिलता है वो मेरे और आपके टैक्स के पैसों से होता है। और जब भी मुश्किलात होती हैं, कहते हैं कि जी कुर्बानी देना पड़ेगी, कुर्बानी के लिए हम लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं है। तब कोई इशू नहीं है। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, समझ आ रही है जितनी आपने अपनी तनख्वाहें और मराद बढ़ाई हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, आपका गुजारा नहीं हो रहा था। लेकिन एक लम्हे के लिए किसी ने सोचा कि आम आदमी किस तरह गुजारा कर रहा है? माजरत के साथ ये बिल्कुल नहीं सोचते। ये रूलिंग एलीट जो है ये सिर्फ अपना सोचती है, अपने इर्द गिर्द लोगों का सोचती है, और आपने बिल्कुल नहीं देखा किसी एक ने भी एतराज़ किया होगा जी हमारी तनख्वाहें क्यों बढ़ रही हैं। इस पर सब साथ हो जाते हैं। जब अवामी बहबूद की फलाह की बात आएगी, उस पर लड़ झगड़ के ये निकल जाते हैं और कहते हैं जी बस ठीक है, हम इस मुल्क की मईशत ठीक कर रहे हैं, और ये मईशत ठीक करने के तरीके इस तरह नहीं होते। आप कम अज़ कम लोगों को ये इतना गुस्सा है लोगों में, आपको मैं क्या बताऊं कि जी अपनी तनख्वाहें, जिसके घर में भूख नाच रही हो, वो जब देखता है कि मेरा रुकने असम्बली जो मेरे हल्के से गया हुआ है, उसने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है इतनी ज़्यादा, 600% या 700% बढ़ा लिया, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बेहिसी के आखिरी उस पे लेवल पे पहुंचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अयाज खान साहब। लेकिन अब देखना ये कि जब ये फिर 5 साल मुकम्मल होने के बाद हुकूमत मुकम्मल हो जाएगी, और उसके बाद जब ये जाएंगे अवाम में और दोबारा से इलेक्शन के लिए वोट मांगेंगे, तब इनसे अवाम को भी ये चाहिए कि याद रखें, अपनी याददाश्त को मजबूत बनाएं, और तब उनसे ये ज़रूर सवाल कीजिएगा कि जनाब ये माशी बहाली नहीं थी, ये आपकी ज़ाती खुशहाली थी जिसके लिए आपने ये सारे फैसले किए हैं, और उसका असर जो है ना वो बराह रास्त हम पर पड़ा है। खैर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। किसी भी मुलाजमत से कबल इंटरव्यू सबसे अहम मरहला होता है, और लोग खासे परेशान होते हैं कि जनाब कल इंटरव्यू है, क्या तैयारी करें। तो जनाब ये वो मौका होता है जिसका सही इस्तेमाल आपको जॉब के लिए अहल साबित कर पाता है। अक्सर नौजवान ये शिकवा करते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी तो जनाब बड़ी अच्छी की थी, मगर जो सवालात पूछे गए उसका वो जवाब नहीं दे पाए, कुछ सोचते रहे, अगर मगर में पड़े रहे, या फिर वो इंटरव्यू के दौरान कंफ्यूज हो गए। जो तैयारी करके गए थे वो जनाब वहाँ जाके सब धरी की धरी रह गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा उज़ैर, और कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आजकल जॉब मार्केट में कामयाबी हासिल कराना बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई है। अट्रैक्टिव सीवी और इम्प्रेसिव इंटरव्यू होना बहुत ज़रूरी है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मौसर इस्तेमाल के बगैर जॉब हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक प्रोफेशनल सीवी आखिर किस तरह बनाई जाए, लिंक्डइन पर जॉब सर्चिंग की बेहतरीन टेक्निक्स कौन सी हैं, और इंटरव्यू के दौरान कौन सी आम गलतियों से बचना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है कैरियर कंसल्टेंट हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हसन, ये बताएं कि जॉब इंटरव्यू में मतलब क्या तैयारी की जाए, क्या वो कामयाबी का राज है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जनाब आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो आप वो जो मुश्किल मरहला है ना वो सर कर जाए। बिल्कुल सही। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। उज़ैर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं अपने करियर में बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं। लोग हमारे यहाँ क्या होता है बहुत इजी ले लेते हैं,
और एक दफ़ा ये होता है कि लोग बहुत प्रेशराइज भी चले जाते हैं। हमने बैलेंस रखना होता है। अच्छा, हम अपना होमवर्क नहीं करते हैं। होमवर्क से मुराद ये कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अच्छा देयर आर 3 फेजेस। यार इंटरव्यू से पहले क्या आपने करना है, इंटरव्यू के दौरान क्या करना है और इंटरव्यू के बाद क्या करना है। ये चलें, पहले से शुरू कर तीन लेते हैं। फेजेस। हाँ, पहले से। सबसे पहले तो जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आप उठें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हों और दुआ करें, माँ बाप की दुआएं लें कि यार मैं आज जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए या जा रही हूँ। तो वो एक जो थपकी है, वो जो आपको एक शाबाशी मिलेगी या एक दुआ मिलेगी, बेटा आज तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा, तो वो आप में एक डेफिनेटली एक थोड़ा सा आपको आएगा यार कि एनर्जी मिलेगी कि ये बेहतरीन है। दूसरा, देखिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो एक बताता हूँ कि होता क्या है। 2 दोस्त हमारे यहाँ कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू देने हैं, फ्रेश ग्रेजुएट। अच्छा, एक बंदा अंदर आया तो वो आके बैठा तो वो कांप रहा था, उससे बोला नहीं जा रहा था। अच्छा, क्योंकि प्रेशर उसने बड़ा ले लिया। हमने उससे कहा यू आर रिक्वेस्टेड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो जी ओ इस तरह करके ना, मतलब वो खत्म। और अगर बोल भी रहा है तो वो सही तरह नहीं बोल रहा। अच्छा, अब जो वो चला गया, उसके साथ एक लड़का आया हुआ था, तो जो मेरा सब ऑर्डिनेट था ना, उसने कहा सर एक लड़का और आया हुआ है, हमें उसका इंटरव्यू कर लेना चाहिए। अच्छा, वो अंदर आया, हमने उससे कहा यार तुम ज़रा अपने बारे में बताओ। वो बड़ा खुल के बता रहा अपने बारे में कि जी मैंने ये किया हुआ है, मेरी ये अचीवमेंट है, ये इस तरह से है। मैंने कहा यार तुम दोनों दोस्त हो और इस तरह से आए हो, वो प्रिपेयर है, लग भी रहा है, लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा, क्या मसला है? कहता है सर ये सारी रात तैयारी करता रहा और सारी रात इसने तैयारी की है, थकावट का शिकार है, रेस्टलेसनेस है, इतना प्रेशर लिया है कि रात को 2-2 3-3 बजे कह रहा है उठ के ना प्रैक्टिस करता रहा, ये सारी चीजें करता रहा। लेकिन मैंने कहा यार होना होगा तो हो जाएगा भाई, नहीं होगा जबरदस्त है, नहीं होगा, क्या बात है, नहीं होगा। तो उसने कहा यार हम ये आखिरी इंटरव्यू थोड़ी है मेरी जिंदगी का, sky will not मतलब fall। वहाँ और भी है। तो एक तो ये कि देखें आपने प्रैक्टिस करनी है, और वो आपने हो सकता rehearsal है करनी हसन, वो चाहे टॉपर हो अपने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी का टॉपर हो, जो वहाँ पे आके वहाँ पे काम पर था बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए हम यहाँ पे मैं आपको क्रेडिट देना चाहूँगा आप दोनों को कि ये जो कंटेंट आप लेकर आ रहे हैं ये बहुत अच्छा है। जितने लोगों को आप प्रोफेशनल लोगों को बुलाते हैं, बेनिफिशियल है, ताकि देखें अब देखें ना इंटरव्यू में आपने करना क्या है। देखें जब आप किसी भी इदारे में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अभी ये जो आपने हसन बात की ना कि ये सवाल अमूमन ये पहला सवाल यही किया जाता है रस्मी, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो जनाब फिर भी हम तैयार नहीं कर पाते। मैं आपको मजे की बात फिर भी बताता हूँ हम ना, तैयार मैं नहीं क्या कर करता हूँ पाते। जब मेरे पास कोई कैंडिडेट आता है तो मैं उससे कहता हूँ कि यू आर रिक्वेस्टेड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एटलीस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स। यकीन माने नजफ और उज़ैर 30 सेकंड से ज्यादा कोई बता ही नहीं पाता। अच्छा, जब वो अपने बारे में नहीं बता सकता, भाई तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है। हसन, मुझे ये बताइए, बड़ा अहम सवाल है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और ये हर जगह पूछा जाता है, कितने मिनट्स का ये जवाब होना चाहिए? किस तरह हमें इस जवाब को लेके चलना चाहिए? लाइक हमें कुछ लोग तो अपना बैकग्राउंड बताने लग जाते हैं, हम कहाँ से हैं, हमारा गांव कहाँ से, हमारी कास्ट क्या है, इसकी जरूरत है या नहीं, क्या बताना है, कोशिश करते होंगे कि हाँ, मैं बड़े क्या बताना है से आया हूं, उधर तो गाड़ी भी नहीं जाती और क्या नहीं बताना। एग्जैक्टली। देखिए जी, सबसे पहले आपने ये नहीं बताना कि आप चौधरी हैं, आप भट्ट हैं, आप अराई हैं, कुछ इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं करनी है, ठीक है। देखिए हमने प्रिसाइज रहना है। आप एक समरी, मैं आपको बता देता हूँ, आप एक समरी अपने बारे में बना लें। सबसे पहले आप डेफिनेटली आप अपना नाम जो है वो बता देंगे, एजुकेशन थोड़ा सा बता देंगे। वो सुनना क्या चाहता है? वो सुनना ये चाहता है कि तुमने अपनी जिंदगी में अचीव क्या किया है और जिस रोल के लिए तुम आ रहे हो क्या तुम उस रोल के लिए फिट इन हो या नहीं हो। 1 मिनट का बड़ा प्रिसाइज, 2 मिनट का मतलब प्रिसाइज आप हमें बता दें। होता पता क्या है, देखिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अच्छा, हम क्या करते हैं, अच्छा अंग्रेजी इज नॉट एवरीथिंग। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो हमारे बच्चे सोचते हैं कि जी हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो ये जी शशका है, जो वहाँ बैठ के ज़हन में ना उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे होते हैं बेचारे, हाँ वो फंस जाते हैं। ऐसे नहीं। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप अच्छी तरह बोलें और समझें और सुने, अगले की बात भी सुनिए। हमारे यहाँ क्या होता है, क्या जा रहा है आपसे? हाँ, अच्छा मायदा कई दफा ये होता है कि जो लोग जो है ना वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, वो कहते हैं अच्छा, सवाल नहीं सुनते, अच्छा अब ये मेरा इंटरव्यू लेगा, लो जी मैं इसका इंटरव्यू लेता हूँ। और अल्लाह माफी दे, थोड़ा सा मसला है कि जनरेशन जी जो आ रही है वो जरा इस तरफ थोड़ा सा ज्यादा है कि हाँ इस तरफ ज्यादा है। तो आपका बिल्कुल प्रिसाइज
2 मिनट का एटलीस्ट आप अपने बारे में बोले, वो 2 हो सकता है 2 मिनट से पहले ही आपको रोक दे, वो कहे जी नहीं जी ठीक है, क्योंकि वो सुनना चाह रहा है कि यार इसका फ्लो कैसा है, ये कम्युनिकेशन की चॉइस ऑफ वर्डिंग कैसी, इसकी टोन कैसी है, बिल्कुल किस ठीक है। टोन में ये बात समझ आ गई, 2 मिनट का काफी है और जो वो सुनना चाह रहा है वही बोलिए। मुझे हसन ये भी बताइए कि आजकल जॉब के लिए ना लोग आपका सोशल मीडिया जरूर एक दफा स्क्रॉल आउट करते हैं कि ये क्या है, क्या बैकग्राउंड है, फेसबुक क्या है, लिंक्डइन कैसा बना हुआ है, अब तक कहाँ कहाँ काम कर चुका है। तो सोशल मीडिया होना जरूरी है, नहीं होना जरूरी है, और वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्या सीन है उसका? देखें जी नजफ, आई थिंक इट्स अ क्रक्स, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है वेरी रेलेवेंट जो आज हमारा ये टॉपिक है। देखें सोशल मीडिया का जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इवन प्रोफेशनल्स हैं, उनको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप बाहर कहीं अप्लाई करते हैं, तो वो तो वीज़ा देने से पहले भी आपको सोशल मीडिया देखते हैं बिल्कुल, और यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल। भी देखते हैं, वो सारे देखते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर क्या है, अब अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट दिया है जो कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है, तो फिर आपको भाई ना इंटरव्यू कॉल आएगी, ना आपको वहाँ जॉब मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो सोशल मीडिया का आपने इफेक्टिवली यूज़ करना है। एग्जाम्पल, कोई पॉलिटिकल पोस्ट ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है अभी Religious आपको इस भी तरह करने की ज़रूरत नहीं है। रिलीजियस ठीक है, आपका अपना एक Somehow. है, वो है समहाउ जिस तरह आप देख सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत एहतियात के साथ Limited. चीज़ें देख के। मजहबी मुनाफत का कोई एलिमेंट ऐसा कुछ ना डालें जिसमें कोई एक्सट्रीमिज्म हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे नफरत, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे, अच्छा वो क्या करते हैं, वो पॉइंट्स ढूंढते हैं आपके कि यार इसने ये चीज़ दी थी, अच्छा वो हमें नहीं समझ आ रही होती कि क्या है। जब आपको इंटरव्यू की कॉल जाती है ना, तो इंटरव्यू की कॉल करते वक्त हम उसके सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स देख रहे होते हैं कि पर्टिकुलरली जैसे मैं आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि लिंक्डइन पे तो हम देख रहे होते हैं कि यार इसकी क्या मतलब किस तरह सोचता है ये, इसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, किस तरह से फेसबुक भी देखा जा रहा होता है, अभी तो इंस्टाग्राम पे भी लोग जो हैं उसको देखते हैं, और अभी स्नैपचैट जिस तरह मतलब से सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं। social media यानी अकाउंट असल को में देखा क्रक्स जा रहा इसका है, यही है बिल्कुल। कि मतलब आप सोशल मीडिया को बिल्कुल क्विट ना करें, Quit ना लेकिन करें। आप ये कि एहतियात करें जनाब, मोहतात रहें, आप बैलेंस तरीके से चलें। बैलेंस रहें। ये सबसे अच्छी Calculated आपने और बात की है, ये जो professionally लाइन है ना handle करें, कि जनाब बैलेंस रहें, प्रोफेशनल रहें और बड़ा एहतियात का भी जो है ना मुजाहिरा करें। बहुत शुक्रिया हसन, थैंक यू सो मच बहुत आपका। शुक्रिया। तो नाजरीन अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे टैलेंट की। तो पाकिस्तानी फाइटर्स ने दुनिया में धूम मचा दी है। बहरीन में शेख खालिद बिन हमद अल खलीफा की सरपरस्ती में जो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन 92 के बड़े मुकाबले हुए, जिसमें पाकिस्तानी फाइटर्स ने अपनी रवायती हरीफ भारत के 5 फाइटर्स को शिकस्त देकर आलमी सतह पर तारीखी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली ने पहले ही राउंड में भारतीय फाइटर श्रीकांत शेखर को नॉकआउट शिकस्त देकर न सिर्फ उनका करियर खत्म कर दिया बल्कि अपने नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड को भी बरकरार रखा है। इसके अलावा बाबर अली ने भारत के मोहम्मद फरहाद को बैंटम वेट कैटेगरी में शिकस्त देकर अपनी 8वीं फतह हासिल की। इसी तरह अब्बास खान ने वेल्टर वेट में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। इस्माइल खान ने बैंटम वेट में यादविंदर सिंह को नाको चने चबवा दिए हैं। क्या बात है। इवान आकिब ने फ्लाई वेट कैटेगरी में भारतीय हरीफ एहतशाम अंसारी को शिकस्त से 2-4 किया। इस तारीखी कामयाबी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी फाइटर्स की कारकर्दगी को खूब सराहा जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और सबसे पहले सुनो पाकिस्तान की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे जानना चाहूंगी, MMA में आलमी सतह पर आपने तारीखी कामयाबी हासिल की है, क्या फीलिंग्स हैं और इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहूँगा जिसने हमें इज़्ज़त बख्शी और हमने क्लीन स्वीप किया इंडिया को। और दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिकेट में हर तरफ हमें एक काफ़ी टक्कर का मुकाबला मिलता है और पाकिस्तानी टीम काफ़ी स्ट्रगल में रहती है, पर हमने मुकम्मल क्लीन स्वीप की तो हमें बहुत खुशी है इस बात की। अच्छा रिजवान, एक तो मेरी तरफ से भी जनाब हमारे इदारे की तरफ से भी आप मुबारकबाद वसूल करें। उसके बाद ये भी बता दें कि ये जो आपका इवेंट था, थोड़ा सा इसके हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा। मतलब ये किस तरह से था, कितने राउंड्स थे, कितने मुल्कों के जो प्लेयर्स थे वो इस पे पार्टिसिपेट किया उन्होंने? जी, ये ब्रेव फेडरेशन की तरफ से एक इवेंट था जो बहरीन की एक इंटरनेशनल फेडरेशन है जो टॉप वर्ल्ड की 3रे या 4थे नंबर पे आती है और इसमें पूरी दुनिया के फाइटर होते हैं और जिनमें उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के भी मुकाबले रखे।
और हमारी हमारी ये एक खुशकिस्मती है कि हम अपने इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे हमने अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि रिजवान, ये आप कैटेगरी अगर हम देखी जाए, इस कैटेगरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए, और साथ ही साथ अपनी कामयाबी का क्रेडिट आप किसको देते हैं? क्योंकि आप जब भी इतनी स्ट्रगल करते हैं तो कोई ना कोई एक पर्सन होता है, ग्रुप होता है, टीम होती है जिसको आप क्रेडिट देते हैं। क्या माजरा है आपकी तरफ? जी, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिसमें फ्लाई वेट, लाइट वेट, बेंचर वेट और हर किस्म के वेट होते हैं और हर किसी की एक डिफरेंट वेट में फाइट होती है। और क्रेडिट मैं अपने ऑब्वियसली अपने माँ बाप को देना चाहूँगा और मैं स्पेशली अपने स्पॉन्सर को देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी हेल्प की। मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर रिजवान साहब का और सुल्तान गौहर एजाज साहब का और उमर भाई का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस कैम्प के लिए। और मैंने हमारे पास तो इतनी फैसिलिटीज नहीं है, मैंने बाहर मुल्क अपनी ट्रेनिंग की थाईलैंड में, तो उनके उसके लिए मुझे काफ़ी फाइनेंशियल की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। बिल्कुल रिजवान, क्रेडिट तो उन्हें देना चाहिए कि उन्होंने जो है वो अपनी तरफ से एफर्ट की कि आप जो है वो पाकिस्तान का जो परचम है वो बुलंद करें वहाँ पर जाके। अच्छा रिजवान, ये कामयाबी जो है ना, ये तो आ गई, लोगों ने ये कामयाबी तो जनाब देख ली, लेकिन इसके पीछे का जो सफ़र था, जो मुश्किलात थी, जो हार्डशिप थी, जिस डिसिप्लिन को आपने फॉलो किया, किस तरह से ट्रेनिंग करते रहे, ज़रा वो भी हमारे साथ शेयर करें एक्सपीरियंस। जी, मैं काफ़ी अरसे से ट्रेनिंग कर रहा हूँ प्रोफेशनली, तकरीबन 10 साल से। और ये है कि मैं अपनी फैमिली को क्रेडिट देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि इस गेम में रहने के लिए आपको काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं, जिसमें आपकी डाइट होती है और डिफरेंट कैंप्स होते हैं आगे पीछे डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है मेरी, तो शुरू में से उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल। और 10 साल में मैं साउथ एशिया का नंबर 1 फाइटर आज बन चुका हूँ इस कामयाबी के बाद। ज़बरदस्त। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। ज़बरदस्त। रिजवान, मुझे ये भी बताइए, ये बहुत एक बड़ा इवेंट था, इस पर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई थी। पहले मुकाबले में आपने मैदान में जब उतरे थे तो भारत के खिलाफ जब भी एक मैच खेला जाता है, कोई भी मैच खेला जाए, तो एक प्रेशर मेंटेन किया जाता है और एक प्रेशर होता है खिलाड़ी पर भी। तो जब आप मैदान में उतरे, आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में कुछ ऐसा खास तो नहीं था, ये था कि मेरा एक यकीन था, एक कनेक्शन था अल्लाह के साथ, कि मुझे एक तवक्कल था कि या अल्लाह जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। पर यह है कि मैं एक, वो कहते हैं ना कि आप हिंदू के सामने या अल्लाह मुझे शर्मिंदा मत करना, बीइंग अ मुस्लिम। सो वो एक मोटिवेशन थी कि बीइंग अ मुस्लिम मैं हार नहीं सकता, तो यही एक ज़हन में था। तो मेरे अंदर बिल्कुल, कोई बड़ी प्रेशर नहीं बेहतरीन था रिजवान चीज़ थी आपके माइंड में और बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी जिसे आप लेकर मैदान में उतरे। ये बताइए कि अब रिजवान के अगले टारगेट कौन से हैं जनाब? कौन से ऐसे बड़े इवेंट आ रहे हैं जिस पर आपकी नज़रें हैं इस पर? जी, दुनिया की एक सबसे बड़ी लीग है UFC। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द मुझे देखेंगे, मैं अपना पाकिस्तान का परचम वहाँ पे बुलंद करूँगा और बस उसी पे नज़र है मेरी और इसी के लिए मेहनत जारी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे। तो रिजवान, आप इसी तरह मेहनत करते रहें, हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं जनाब। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे लास्टली कि आप यकीनन पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल हैं, कोई पैगाम आप उन्हें देना चाहेंगे? जी, पैगाम यही है कि अपनी स्पेशलिटीज़ को पहचानें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान में एक स्पेशल चीज़ रखी होती है। अगर वो इंसान वो अपनी स्पेशल चीज़ को देखे और उसी पे काम करे, कंसिस्टेंट रहे, उसी पे काम करता रहे, तो अल्लाह ताला मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता। तो बस पैगाम यही है कि अपनी उस चीज़ को पहचाने और उस पर वर्क करें। बिल्कुल ठीक। रिजवान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो फिर से और बेस्ट विशेस सुनो पाकिस्तान की टीम की जानिब से आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, कि जितने भी इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करें वहाँ पर आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और हम इसी तरह आपसे बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। और इसी की अच्छी खबर के साथ यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुश आमदेद कहेंगे और अब बात करेंगे मुल्क में पिछले कई माह से डिजिटल सर्विसेज मुतासर हैं, बल्कि शदीद मुतासर हैं। सारिफीन को इंटरनेट की मुसलसल और गैर एलानिया बंदिश, सुस्त रवि, फिल्टरिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब, VPN ब्लॉक्स और रजिस्ट्रेशन निज़ाम जैसे बहुत से मसाइल दरपेश हैं।
ऐसे में हुकूमत ने कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पेश किया है और दावा किया है कि इस बिल का मकसद समाजी, मौशी और गवर्नेंस का जो डाटा है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। ये भी बताया जा रहा है कि इस बिल के तहत तमाम शहरियों की सेहत का रिकॉर्ड, ज़मीन और जायदाद का रिकॉर्ड, पैदाइशी सर्टिफिकेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कारोबारी तमाम मामला जो हैं हुकूमत को मिल जाएंगे और फिर हुकूमत ज़रूरत के मुताबिक उनको कंट्रोल कर सकेगी, इस्तेमाल कर सकेगी। डिजिटल नेशन बिल पर मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर धुआंधार बहस भी जारी है और कुछ लोग इस बिल को मुस्बत कदम करार देकर इसकी हिमायत कर रहे हैं, तो कुछ इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि हुकूमत सोशल मीडिया पर अपना कंट्रोल सख्त करने की कोशिश कर रही है, जिससे आम शहरी की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। तो जनाब, डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल है क्या, हुकूमत इससे फ़ायदा क्या उठा सकती है, आम शहरी पर ये किस तरह असरअंदाज होगा, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ IT एक्सपर्ट मौजूद हैं। अहमद मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल है, आम अल्फाज में इसकी ज़रा डेफिनेशन बता दीजिए ताकि जो हमारे नाजरीन हैं समझ सकें। अच्छा, हमारे यहाँ ना लोगों ने डिजिटलाइजेशन को एक बहुत बड़ा बज़वर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें मुझे वो चीज़ तो नहीं नज़र आई जितना को मैंने स्टडी किया। ये तो जब इनका डिटेल बिल आएगा या पता लगेगा कि पीछे बैकएंड पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, लाइक AI यूज़ हो रही है, ब्लॉकचेन यूज़ हो रही है या IoT यूज़ हो, यानी किस तरीके से उसको ये केटर कर रहे हैं, तो फिर पता लगेगा कि असल लेकिन में बेसिकली ये है क्या। असल में देखें, आपको एक इंटरनेट के ऊपर अगर एक आईडी दे दी जाए, ठीक है, आपके पास एक आईडी कार्ड नादरा ने दिया हुआ है, आपको एक आईडी दे दी जाए जो कि इंटरनेट के ऊपर आपको एक सिंगल लाइक के जी हेल्थ केयर की आपकी आईडी बन जाए, वही सेम आईडी आपके बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी बन जाए एंड डिफरेंट और प्लेसेस में बन जाए, तो दैट इज बेसिकली दैट द नेशनल डिजिटल। अच्छा अहमद साहब, ये भी बताएं कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को डिजिटल कौम क्यों बनाना चाहती है, इतना एकदम ख्याल कैसे आ गया? हुकूमत के लिए ये बिल जरूरी है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है, ये भी जरा डिफरेंशिएट करें। अच्छा, ये दोनों चीजें जो है ना, जो आपने क्वेश्चन किया, एक्चुअली दो क्वेश्चन और कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं। बिल्कुल। अब देखें, अब पाकिस्तान के लिए जरूरी है डिजिटल इकोनॉमिकल ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो तकरीबन $13 बिलियन की मार्केट है 2030 में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की, उसमें 13 ट्रिलियन की डॉलर्स की, और उसमें से हम कितना पाकिस्तान लेके आते हैं, दैट्स अनदर पार्ट। अगर तो उसको अचीव करने की तरफ ये पहला कदम है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर कुछ और मकासद हैं, जैसे मैम ने भी बात की और हम भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर कुछ और बात बन जाती है कि इफ़ यू आर वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन चली जाती है। लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए, यू नीड टू अचीव 5G एंड मल्टीपल टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर मुखालिफ आवाज़ें उठ रही हैं, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, तो फिर ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वाज़ेह कर दे, वजाहत कर दे, जनाब ये चीज़ें देखें, आप जैसा IT एक्सपर्ट है उसे नहीं अभी तक पता, आपके नॉलेज में नहीं है क्योंकि बताया ही नहीं गया जनाब, छुपा के रखा गया है कि इसमें है क्या। बिल्कुल एग्जैक्टली, देखें सबसे बड़ा आसान हल होता है ना, जैसे जब VPN वाली चीज़ आई तब भी मैंने ये बहुत बात की थी, यानी कि जब डिस्कशंस हो रही थी कि जी कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। यानी ये बिल जब भी आ रहा था तो पहले बताया जाता है कि हम ये टेक्नोलॉजीज यूज करके इस चीज को अचीव करना चाहते हैं, बिल्कुल सही, हमारा एंड गोल ये है, तो हमें भी फौरन पता लगता है ओके दिस इज अ गुड थिंग और बैड थिंग। आप क्लियर हो जाते हो, सेटिस्फाइड हो जाते हो। आप अचानक आके कहें कि जी ये बिल है, और अभी तक मुझे जो चीज समझ आई है रात को जो मैंने स्टडी किया है इसके ऊपर, जो देखा है इसको, दैट इज के जी दैट इज जस्ट अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो कि डिजिटली आपको दे दिया जाएगा, एंड यू मेड लाइक वन लॉगिन सिंगल सिम और समथिंग लाइक दैट। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन का जो कानून है वो अभी तक नहीं आया। एग्जैक्टली। तो डाटा प्रोटेक्शन इस हवाले से कानून साजी कितनी जरूरी है पाकिस्तान में, हमें ये भी बताइए। देखें, ये बल्कि ये मैं सोच के आया था कि इस पे भी बात करूंगा इंशाल्लाह, कि ये जैसे अभी हमने बिल की बात की, अब उसके अंदर मल्टीपल डेटा आना ही आना है उसके अंदर, तो GPDR का एक पूरा रेगुलेशन है उसके ऊपर डेटा प्रोटेक्शन का, ठीक, वो पहले करवाया जाता है। जैसे आप लोगों के 2022 में आप सबके सामने गूगल की तरफ से भी ईमेल्स आ रही थी कि जी हमने इसको अपडेट कर दिया, आपके सामने फेसबुक से भी आ रही थी, तो ये चीज़ें पहले की जाएंगी, बाद में लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा।
लेकिन आप अगर कहें कि पहले डेटा इकट्ठा करें वो बाद में करेंगे तो अहमद साहब sense नहीं बन रही। अगर इन फ्यूचर लेजिस्लेशन हो जाती है तो मतलब कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जो आप समझते हैं कि उसको लाजमी जो है ना कंसिडर करना चाहिए गवर्नमेंट को? सबसे पहले तो ये डेटा की प्रोटेक्शन तो सबसे पहले देना, इसके वो ऊपर ये कह रहे हैं ना कि जनाब साइबर सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं और आपको जो है ना महफूज रखने के लिए ये किया हाँ जाता है। तो पहले ये मैं वही बात कर रहा हूँ, पहले हमें बताया जाए कि जी किस तरीके से उसको वो कर रहे हैं, फॉलो क्या कर रहे हैं असल में। हमें जब बता दिया जाएगा देन ऑब्वियसली आपके पास देयर इज नो चॉइस एज ए पाकिस्तानी, आपने उसको और मेरा ख्याल है accept फिर करने के उसको एक्सेप्ट भी बहुत जल्दी कर जी हाँ, लेंगे जी जब हाँ, आपको जी पता होगा लिए। उसका। जी हाँ, जाहिर है वो हमें कन्विंस करना भी आसान चलें, रहता है। अहमद ये तो सारी बातें होगी ना, आप कह रहे हैं क्लियर नहीं है, हुकूमत ने इसमें ब्रीफिंग नहीं दी है, क्लैरिफाई नहीं किया कि बेसिकली ये है क्यों और क्यों किया जा रहा है। अगर एज अ पर्सन आईटी एक्सपर्ट आप देखें कि डिजिटल नेशन बिल का अवाम को क्या फ़ायदा हो सकता है, उस पर अगर हम बात करें। अच्छा, फायदे की मैंने पहले जिस तरह बात की ना कि इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिकल जी ग्रोथ, हाँ, कि अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी से कितनी जल्दी इकोनॉमिकली ग्रो किया जा सकता है। देखिए ठीक है। पाकिस्तानी अभी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमें इसको Developing मानना stage पे है। चाहिए, डेवलपिंग स्टेज में। आपके पास सिर्फ एक चॉइस है कि आप अपनी सर्विसेज बाहर बेचनी शुरू कर दें, ठीक है, अपनी ठीक है। प्रोडक्ट्स बनाएं। जैसे अभी देखें फेसबुक इज अ प्रोडक्ट, यस, यूट्यूब इज अ प्रोडक्ट, लोग उस पर पैसा बना रहे हैं। हम बस असल में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन है, हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, हम करते हैं, अपने हिस्से का Manage पैसा लेते करते हैं हैं। एंड दैट्स इट। बिल्कुल हम ठीक है। दूर की सोच नहीं सोचते, हमें क्या चाहिए, हम अपनी एक प्रोडक्ट डेवलप करें और उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आए। लेकिन वो प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, वो अगले 10 साल के लिए प्रोडक्ट होनी चाहिए। लाइक के जी आप एक प्रोडक्ट लेके आए, उसके अंदर आप IoT भी दे रहे हैं, दैट इज स्मार्ट टेक्नोलॉजीज भी दे रहे हैं, आप उसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर भी लेके आ रहे हैं उसको। अब ब्लॉकचेन इज नॉट अबाउट क्रिप्टोकरेंसीज, यू नो, ठीक है। ठीक है, दैट इज अ टेक्नोलॉजी। जस्ट लाइक जैसे इंटरनेट इज नॉट ओनली अ फेसबुक, उसके अलावा बड़ा कुछ है उसके अंदर, बहुत ठीक चीज़ें है। इसी तरह AI को आप लेके आ रहे हैं। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर आ गई तो अब वो आपकी 10 साल और फिर 20 साल के लिए आपने उसकी प्लानिंग कर ली उस प्रोडक्ट की, अब आप उससे पैसे कमा सकते हैं। हम मसला ये है, हमें दूसरों से मुकाबला करने का बहुत शौक है, लेकिन हम प्रोडक्ट नेशन बन ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम में से हर बंदा को शौक है मैं पैसे कमा लूं, मैं आगे निकल जाऊं, और बाकी जो है ना वो शायद बेशक पीछे रह जाए। इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए यस टेक्नोलॉजीज का होना, और अगर डिजिटलाइजेशन हो जाए प्रॉपरली हर चीज की, हर चीज के स्टेप्स बना दिए जी। जाएं, तो मेरा ख्याल है कि आप जो अहमद मुझे साहब अहमद समझ आई है वो ये कि आप चाह रहे हैं कि पहले डाटा प्रोटेक्शन हो, आफ्टर दिस फिर डिजिटल नेशन बिल पास होना चाहिए, जी हाँ। क्योंकि ये प्रोसेस है स्टेप बाय जी हाँ, जी हाँ, स्टेप। ये लोग पहले बिल पास कर रहे हैं और डाटा प्रोटेक्शन पाकिस्तान में है नहीं। देखें हर चीज का एक स्टेप होता है। जैसे ठीक। आप एक घर के अंदर एंटर होते हैं, पहले बड़ा गेट है, फिर छोटा गेट। लेकिन अहमद ये जो डर पैदा हो रहा है लोगों में इस बिल का नाम सुनकर ही कि हमारा डाटा जो है प्रोटेक्ट नहीं रहा, और क्या हुकूमत हमें कंट्रोल Data करना leak ही ना चाह हो रही जाए है। वो। हाँ, कंट्रोल करना चाह रही है हुकूमत हमारी हर चीज, एक तो फ्री स्पीच भी नहीं कहीं ना कहीं है, और साथ ही साथ अब डाटा के हवाले से भी हमें कंट्रोल किया जाएगा। इस डर को और इस एहसास के बारे में आप क्या कहेंगे जो देखें, अवाम में पैदा हो रहा है? इसके लिए जरूरी है आपको नॉलेज हो। जब नॉलेज होगा तो आप डरेंगे नहीं, आपको पता होगा आप किस चीज में काम कर रहे हैं। सही। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना, तो शुगर भी नमक जैसी लगती है और नमक शुगर जैसा लगता है। बिल्कुल क्योंकि ठीक दोनों है। वाइट है। अहमद ये भी हमें बता दें लास्टली कि हमने भी सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें देखी हैं, जाहिर है फिर तनकीद के साथ साथ ना प्रोपेगेंडा भी होना शुरू हो जी। जाता है, एक्सैजरेट भी किया जाता जी है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आपको कौन से ऐसे दावे थे, कौन से ऐसी चीजें थी जो कि वो बड़े माहिर बन के बता रहे थे, तो आपको वो बड़ी मजाका खेज लगी, जो आपको लगा कि ये टोटली रॉन्ग है? अच्छा, ऐसा इसके कुछ- बारे में, ये डिजिटल बिल की बात डिजिटल करें, बिल के बारे में। डिजिटल बिल पे अभी तक मुझे कोई डिटेल्ड वीडियो मिली ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, कोई डिटेल्ड डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं है। सिर्फ मुझे एक चीज मिली है कि दे आर ट्राइंग टू कॉपी एस्टोनिया या दुबई या और ओमान और ऐसे कंट्रीज की बात हो रही है। नहीं मेरा मतलब ये कि जो तनकीद करने वाले हैं ना वो कुछ जो है ना कुछ दावे कर रहे हैं, कुछ चीजों को बुनियाद बना के कह रहे हैं, तो उसकी देखें, बात ये- करें कि वो कितने मजाका खेज दावे हैं? देखिए बात पता है क्या, मैं इन दोनों की तरफ से, यानी कि हम तो जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है ना, हाँ वो जी। मिडिल मैन है। वो मिडल मैन होता है, ताकि उसकी रीजन ये है कि जो उन्होंने भी अपना कुछ पॉलिटिकल हासिल करना है, सही, इन्होंने भी सही। अपना कुछ हासिल करना है। मफाद हम है वो दोनों के। जी हाँ, हम वो लोग हैं जो चाह रहे हैं पाकिस्तान आगे की तरफ जाए। हमने पाकिस्तान, जैसे आपके प्रोग्राम का नाम ही Very सुनो, true. पाकिस्तान है, राइट? तो हम पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बातें कर रहे हैं। हम तो वो बात ही नहीं कर रहे भाई आपका फायदा या आपका फायदा, हम चाहते हैं इकोनॉमी ऊपर जाए। जो हमें पेट्रोल इतना महंगा मिल रहा है या एक आम आदमी की जिंदगी वो हुई है ना, वाई नॉट हम बेसिकली जो एक चीज मैं सोचता हूँ वो ये है कि आपके पास कोई इंसान आए ना, अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, कोई जॉब लेने आए, कभी कभी खाली हाथ ना जाए सर, सही।
ठीक है, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट में होगी तो कभी कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। वाई नॉट आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक आम पाकिस्तानी तक एज ए नॉलेज पहुंचाएं। देखें, आप प्रोग्रामर पैदा कर लें, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग पैदा कर लें। मुझे बीच में गैप नजर आया वो अहमद ये है कि गवर्नमेंट ने अगर बिल अनाउंस किया तो इस पे ब्रीफिंग बहुत जरूरी है। क्लियर करें आप आवाम को कि बेसिकली है क्या, इसमें आवाम का क्या फायदा है। तो बहुत शुक्रिया अहमद, वहाँ से ज्यादा आपका मुबहम बड़ा बनाया अच्छा जा लगा रहा है। आपसे बात अहमद, करके, thank you आपने so much इन्फॉर्मेशन दी। तो हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि आप इस चीज को क्लियर कर दीजिए, ब्रीफ कर दीजिए कि बेसिकली ये और साथ बिल ही है हमारी क्या। उम्मीद भी है कि अगर आप डिजिटली पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, कोई जनाब हमारी उससे जनाब हम कहेंगे कि एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हमें को बड़ा मुनाफा हो रहा है, तो फिर तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। बाकी जनाब करना आपने अपनी इसी दरख्वास्त के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, याददाश्त इंसानी ज़िंदगी का वो सरमाया है जो ना सिर्फ हमारी तालीम बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। खास तौर पर बच्चों की याददाश्त बेहतर बनाना वालिदैन की अव्वलीन ख्वाहिश होता है, लेकिन आजकल बच्चों में भूलने की बीमारी आम सी देखी जा रही है। और आज के दौर में बच्चे अपना ज़्यादातर वक्त हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स के सामने गुजार रहे होते हैं। किताबें पढ़ने का शौक़ जो कभी बच्चों की आदत हुआ करता था, अब है कि ख़त्म होता जा रहा है। इस जदीद तर्ज़ ज़िंदगी ने जहाँ सहूलियात फराहम की हैं, वहाँ कई मसाइल भी पैदा हुए हैं। बच्चों में याददाश्त की कमज़ोरी उन मसाइल में से एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। आजकल बच्चे आम सी चीज़ें याद करने में भी मुश्किल महसूस कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई सबक हो, कोई अहम बात हो या फिर रोज़मर्रा के मामूलात ही। और ये बड़ा अहम मसला है जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है कि बच्चों की याददाश्त को किस तरह तेज़ बनाया जा सकता है ताकि मेमोरी उनकी काबिल रहे, तालीम हासिल भी अच्छे तरीके से कर सके और ज़िंदगी के मामलात भी देख सकें। इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए और टिप्स जानने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है मारूफ हकीम अताउर रहमान साहब को। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हकीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सारा मसला आपने सुन लिया है, बच्चों की याददाश्त को हम डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह हम इनकी मेमोरी को तेज कर सकते हैं कि इन्हें चीज़ें याद रहें, और ये भी बताइएगा ये एक आर्जी मसला होता है या ये किसी बड़ी बीमारी की इलामत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो बहुत ज़्यादा एक हॉट इशू बच्चों में ज़िद का, यादाश्त का, वीकनेस का बहुत ज़्यादा चल रहा है। वालिदैन बड़े परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों में ये चीज़ें बहुत आ रही हैं, चीज़ें वो भूलने लगे हैं। इवन के स्कूल से भी कंप्लेंट आती हैं कि जी बच्चा आपका सबक याद नहीं रखता। इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला मेन जो है वो ग़िज़ा की जो कीमियावी कमी है ना, उसको पूरा किया जाए। आपका बच्चा अगर सेलेक्टिव चीज़ें खाता है तो इट्स मेन कि वो उसको पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिली। और जो हमारी यादाश्त है वो तो एक मजमूआ है ना जनरल हेल्थ का, कि हम फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे जब बिल्कुल फिट होंगे तो यार डेफिनेटली हमारी यादाश्त भी मजबूत होगी। अच्छा, इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मेन चीज़ ये है कि मैं आपको इनिशियली थोड़ा बताऊं कि बच्चों को जो हमारे मुल्क के अंदर एक ट्रेंड है कि अर्ली जो है ना स्कूल में दाखिल कराना, 4 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है। अच्छा, शरीयत मुताहरा भी हमें हुक्म देती है कि 7 साल तक बच्चों की जो मेन तरबियत है वो वालिदैन करेंगे और बिलखसूस माँ करेगी। लेकिन हमें चूँकि हम बच्चे जब शरारत करने लगते हैं तो हम कहते हैं बस इसको फौरी तौर पे भेजें, स्कूल जाए, हम कुछ घंटे जो है ना सुकून से गुजारें। तो ये एक बहुत बड़ी मेन वजह है बच्चों के ऊपर लोड आना, उनके मेंटल लेवल पे स्ट्रेस आने की मेन वजह है। और बाहर जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे बच्चों की जो तालीम है ना वो 7 साल के बाद स्कूल में दाखिल होते हैं। बिल्कुल। आप पूरे दुनिया में देख लें जहाँ पे बच्चों का लिटरेसी रेट स्ट्रॉन्ग है या बच्चों के अंदर लर्निंग पावर ज़्यादा है, वो ममालिक हैं जहाँ बच्चों में 7 साल की लिमिट रखी हुई है दाखिले की। तो एक तो ये मेन चीज़ इसका जो है ना बच्चों के ऊपर बहुत छोटी उम्र में बोझ डाल देना। मतलब ये जो प्ले ग्रुप है वो कहते हैं हम पढ़ाते नहीं जनाब, सिर्फ एक्टिविटीज कराते हैं, ये वो स्कूलों वाले जो है, तो ये भी ठीक है छोटे बच्चों के लिए? डेफिनेटली जो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं उसमें वो एक्टिविटीज ऐसी देते हैं कि बच्चों को घर वाला माहौल मिले। लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं कि बच्चा जब रात को नींद नहीं पूरी करेगा और सुबह चिड़चिड़ापन होगा उसके अंदर, स्कूल जाएगा, तो माँ जिस तरह टैकल कर सकती है वो उस्तानी नहीं कर सकती। अल्लाह पाक ने माँ की ममता में उस बच्चे की जो चाहत रखी है ना, उसकी कंपनसेशन कोई और दूसरा फरीक नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा जो यादाश्त के हवाले से मेन एलिमेंट है, उसके अंदर हमारे बच्चे नाश्ता नहीं करते। सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट बहुत अहम बात आपने की है, नाश्ता। अच्छा, ये जो हमारी यूथ है उसका भी यही हाल है, और अगर हम छोटे बच्चे देखें उनका भी यही हाल, नाश्ता नहीं करते। जब हम छोटी उम्र से नाश्ता ना करने के आदी होते हैं तो वो टीन एज तक उसका असर तो जाता है। बिल्कुल और फिर जब हम थोड़ी टीन एज ऊपर जाके बीमारियों को जब अपने अंदर महसूस करते हैं तो हमें डॉक्टर बताता है कि भाई ये खला था जो आपने
पूरा नहीं किया। एग्जैक्टली। तो अच्छा, ये यादाश्त के हवाले से बच्चों की बस मैं यही कहूँगा कि बच्चों के अंदर जो बहुत ज़्यादा डांटने की, स्ट्रेस उनके अंदर पैदा करने के जो मामलात हैं, उनको बतरीके एहसन प्यार से टैकल किया जाए और उनकी खुराक के अंदर वो चीज़ें, मिसाल के तौर पे अखरोट है, बादाम है, इसी तरह पंजीरी है, इसी तरह दूध, दही, प्रोटीन, ये जितनी भी कुदरती अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं उनकी बच्चों को आदत डालनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों से जो है ना यादाश्त पे मुस्बत असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि आजकल जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है जिससे उनकी याददाश्त मुतासर हो रही है, उनकी हेल्थ जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, असरअंदाज हो रही हैं ये चीज़ें उन पर? जी बिल्कुल जी, इससे रेलिवेंट जितने भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, गैजेट्स का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी नज़र के ऊपर बड़ा बुरा असर डालती हैं। आप कभी देखें कि बच्चे को जब आप वो कभी गेम खेल रहा हो और आप दस्तरखान पे 10 आवाज़ें देते हैं तो वो बच्चा बिल्कुल भूल जाता है कि मुझे भूख लग रही है नहीं लग रही, और वो अपनी गेम के अंदर, अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर इतना मसरूफ हो जाता है, उसकी तमाम कुव्वतें जो है ना मदम पड़ जाती हैं। हकीम साहब, ऐसा तो मुमकिन नहीं है हमारे साथ, हकीम साहब, और हम आपसे टिप्स ना जाने, जी, जी। कोई नुस्खा बताइए। हाँ जी, नुस्खा मैं आपको बताऊं, कि बच्चों के याददाश्त लिए। बच्चों की स्ट्रांग रहे, उनको खाने की आदत भी हो और वो टेस्ट में भी अच्छी जी, मैं हो। कुछ चीज़ें आपको जनरल रेसिपी की बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त हैं। यानी कि वालिदैन को चाहिए जिनके बच्चे कुन ज़हन हैं या जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, वो एक फार्मूला हम बता रहे हैं, उसके अंदर आध पाव बादाम की गिरियाँ ले लें, मगज़ बादाम, अच्छा। और आध पाव अखरोट ले लें, और उसमें चारों मगज़ जो है ना वो आधी शटांक डाल लें, और उसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून सौंफ डाल लें, और इसी तरह उसमें एक हमारी चीज़ होती है ज़रिश, बरबेरीज जिसको हम कहते हैं, अक्सर ये फ्रूट केक के ऊपर भी होती है। ये लिवर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखती है, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई को तेज करती है। ज़रिश जो है ना वो भी 1 शतांग उसमें डाल लें। तो इन तमाम चीज़ों का जो है ना ये ग्राइंडर पे उसको ग्राइंड कर लें और उसका एक वो पंजीरी टाइप बन जाएगा। ये आप अपने बच्चों को दूध के साथ, दही के साथ, चाय के साथ, कोई भी नाश्ता बच्चे कर रहे हैं, ये आप 1 टीस्पून सुबह में दे दें, और हो सके तो सुबह भी दे दें और शाम में भी दे दें। तो आप इमेजिन करें कि ये वो चीज़ है जिससे एक, मेरा ख्याल हफ्ते 10 दिन के अंदर जो बच्चा बहुत ज़्यादा भुलक्कर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल रहा जाता है, छोटी छोटी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होता है बच्चे का, लॉन्ग टर्म तो वैसे ही हो जाता है। मुझे हकीम साहब ये बताइए, जिन लोगों में मैंने याददाश्त का प्रॉब्लम देखा है ना, वो लोग सोते नहीं है, उनकी नींद पूरी नहीं होती, और अगर रात को भी वो सोते हैं तो बहुत ही कॉन्शियसली सोते हैं, उनका ब्रेन ना जैसे काम कर रहा होता है। ऐसे लोगों के क्या मसले हैं ये बताइए, और कैसे हल है, नींद कैसे इनकी आए? बेसिकली देखें, नींद हमारी जिंदगी के अंदर वो सुकून है कि जो तमाम कुव्वतों को रिकवर भी करती है और तमाम हार्मोन्स को बैलेंस भी करती है। और आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर एक रिसर्च है कि रात 11 से 4 तक की नींद बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हम पूरा दिन, हम तो चले बड़े हैं ना, हम लोग तो इतना वो नहीं करते, लेकिन बच्चे का शेड्यूल हमसे ज्यादा फिजिकली हेक्टिक होता है। जो कोई नुस्खा बताएं इसका कि नींद हमें आ जाए, कोई बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं जनाब, और बड़ी बेहतर नींद हो आपकी। जी, नींद के लिए जी आप सोते वक्त जो है ना रोगने बादाम दूध में डाल के बच्चों को दें, यानी 1/4 टीस्पून से लेके ½ टीस्पून तक दूध में रोगने बादाम मिला के बच्चों को दें, तो उससे बेहतरीन नींद आती है। ठीक है, बड़ों के लिए भी यही? बड़ों के लिए भी, बड़ों में क्वांटिटी जो है ना ½ टीस्पून से लेके 1 टीस्पून तक आप दे सकते हैं। ½ टीस्पून से 1 टीस्पून। हाँ, जो बच्चे हैं ना 10 साल से गर्म दूध के अंदर, नीम गर्म दूध में ले लें, तो ये बेहतरीन चीज है नींद के लिए, और सेफ साइड है। देखें, ये कोई ट्रैंक्विलाइजर नहीं है, ये अल्लाह ने कुदरती तौर पे एक ऐसे उसके अंदर कुछ जिसे हम कहते हैं पार्टिकल्स हैं जो आपके ब्रेन्स को सुकून देते हैं। नहीं तो लोग जो हैं मेलाटोन, वो जो एक टैबलेट मिलती है वो खाने लग जाते हैं, जिससे आपको नींद आती है, आपका ये जो नींद वाला हार्मोन है वो फास्ट हो जाता है। वो देखें, वो एडिक्शन करता है, एडिक्शन करता है। उसके बाद ये जो नींद की दवाइयां जो लोग खाते हैं उससे असाब भी कमजोर होते हैं, प्लस उनसे उनकी मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी दोनों पे मनफी असर मुरतब होते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये वो लोग भी ले सकते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, वो शिकायत तो नहीं करेंगे? ये तो ऑयल है दूध के अंदर। ऑयल 2 किस्म के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। बिल्कुल। तो ये जो इसकी है ना कि जो आपकी बॉडी के अंदर जमेगा नहीं, जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं पैदा करेगा। अच्छा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सेफ साइड है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। अच्छा, तो वालिदैन को खास तौर पर मतलब क्या कहना चाहेंगे? बच्चे जो हैं उन्होंने तो जनाब कहना नहीं जी नहीं, हमने ये करना ही नहीं है। मतलब आप दूध एक बच्चा पी रहा है रात को सोते हुए, आप उसमें रोगने बादाम डाल देंगे तो जनाब हो सकता है वो बागी हो जाए। वालिदैन को क्या मशवरा है कि जनाब कितना सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, किस तरह बच्चे को आराम से इस तरफ लेके आए? देखें, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल में जो है ना उनकी डाइट का भी ख्याल रखें और उनको एक्टिविटीज दें। मिसाल के तौर पे आप उनको टेबल के ऊपर अखरोट की गिरी ना दें,
बल्कि 3 अखरोट बच्चे को देंगे, बेटा ये तोड़ो और इसके अंदर जो मगज है वो खाओ। एक उसको एक्टिविटी भी मिलेगी और प्लस उसको तकवीर भी मिलेगी, ग़िज़ाइयत भी मिलेगी। इसी तरह बादाम दें, आप उसको मगज ला के ना दें, उसको आप कागजी बादाम ला के दें बच्चे को। वो जब 7 बादाम तोड़ेगा, मेहनत करेगा और उसको उसकी कदर भी होगी और उसके अंदर एक एक्टिविटीज भी मिल जाएगी उसको। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इनडोर एक्टिविटीज ज्यादा हो गई, आउटडोर है नहीं। और फिर जो हालात मुल्क के बने हुए हैं, बच्चे बाहर जाते हैं। अब तो वालिदैन कहते हैं कि कोई आउटडोर एक्टिविटी भी कर लो, जाओ बाहर चले जाओ थोड़ी देर के लिए। बच्चे चूंकि एडिक्ट हो चुके हैं कैमरे, मोबाइल के यूजिंग के इतने एडिक्ट हो चुके हैं और मोबाइल के इतने मनफी असरात हैं कि आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर अब आपके बच्चों के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां पैदा हो गई हैं जिसका मोबाइल के साथ गहरा ताल्लुक है। आप खुद देख लें, कहते हैं कि लेट के मोबाइल देखने से रात को, आपको पता है 90% लोग तो मेरा ख्याल सोते हुए आधा एक घंटा सोते हुए सुबह उठ के सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने मोबाइल चेक करना। अच्छा, मजबूरी भी है, हाँ, एक तो काम है, दूसरा मजबूरी भी है कि आपने मोबाइल चेक करना है। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। एब्सोल्युटली। लेकिन हमारे यहाँ ना वो जब हम इंपॉर्टेंट मैसेज को देखते हैं ना तो फिर आधा घंटा कोई ना कोई सीरीज भी देख रहे होते हैं, कोई चीज हो जाती है। ये भी मसला है कि आप हर आधे घंटे बाद ना, आधा घंटा ज्यादा बता रहा हूँ, 15 मिनट बाद कुछ ना भी हो तो आप देख रहे होते हैं। देखना, आप देखें आज तक दुनिया की हर चीज आप भूल सकते हैं, कभी किसी ने कोई मोबाइल भूला कहीं पे? नहीं। तो मोबाइल तो आपका फोकस हो चुका है ब्रेन के अंदर कि ये तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कभी आप अपनी जिंदगी में तजुर्बा कर लें कि हर चीज आप भूल जाते हैं। कभी आप बॉल पेन भूल सकते हैं, कभी आपने जनाब कोई जुराब ऐसी नहीं पहनी जो आपको जरूरत थी, लेकिन आप मोबाइल अपने लेकिन ये जो आपने पंजीरी बताई है ना, मेरे ख्याल में अगर वालिदैन ये बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, तो ये बड़ा अहम है। बहुत शुक्रिया इस नुस्खे के लिए, इस टिप्स और ट्रिक्स के लिए जो आप हमेशा हमें देते हैं बीमारियों के हवाले से, हमारे प्रॉब्लम्स के हवाले से। तो नाजरीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक खेल के मैदान से भी खबर शामिल करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेल के मैदान से। तो पाकिस्तान ने पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। पर्ल में खेले गए पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बनाए। ताहम कौमी टीम ने आखिरी ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा करके 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली। जबकि उधर चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। खबरें आ रही हैं कि जनाब पीसीबी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामला तब बिलाखिर बहुत से मुज़ाकरात जो हुए, मुज़ाकरात के राउंड हुए, उसके बाद तय पा गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के हाइब्रिड फार्मूले को तस्लीम कर लिया और आईसीसी ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। इत्तलात के मुताबिक आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी है और आइंदा चंद दिन में चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल नाजरीन, और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट तज्ज़ियाकार सैयद याह्या हुसैनी साहब। याह्या साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें बताइएगा, ज़राई के हवाले से खबरें आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल हो गया है। आपके पास क्या खबर है, हमारे साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले तो नजफ आपको और उज़ैर आपको अस्सलाम वालेकुम। और देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी का जो वो किस करवट बैठेगा आइंदा आने वाले चंद दिन इस एतबार से अहमियत के हामिल होंगे। और जो स्टोरी आपने अभी शेयर की है देखने वालों के साथ, बिल्कुल बात सही डायरेक्शन में और सही सिमत में चल रही है। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो इबाम मौजूद था, जो पड़ोसी मुल्क का मीडिया गुफ्तगू कर रहा था, बात कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान से ली जा सकती है, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जैसे भारत चाहेगा वैसे मुनक्किद होगी, भारत की टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, खेलने के लिए नहीं आएगी। तो देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कार्ड बहुत अच्छे खेले हैं, मैं पहले भी आपसे ये बात कर चुका हूँ। और इस हवाले से अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो जिस तरह नकाब कुशाई होती है ना किसी भी तख्ती की, किसी भी ट्रॉफी की, तो अब सिर्फ शेड्यूल सामने आना बाकी है। और ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान पाकिस्तान है और टूर्नामेंट में भारत अपने मैच जो है वो दुबई में खेलेगा। और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कहा है कि जी मुस्तकबिल में अगर आप हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे। तो इस पर भारत ने रजामंदी जाहिर की और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और आईसीसी का इवेंट 2026 में ख़वातीन T20 वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सब जो आपने बात की ना कि अगर भारत नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, इससे कोई डिफरेंस क्रिएट होगा, कोई फर्क पड़ेगा? उज़ैर, देखिए, माजी में भी भारत इसी तरह करता रहा है। 2011 में हम खेलने के लिए गए, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेली। 2016 में वर्ल्ड T20 खेलने गए,
फिर भारत जो है उसने हमारे साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेली। 2023 में एशिया कप खेलने के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आया, हमने उनके मैच श्रीलंका में रखे और फिर हम 2023 में भी भारत वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए। अब पानी जो है वो पुलों के नीचे से गुजर चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत मसलहत से काम लिया, बहुत तदब्बुर से काम लिया। अब ये बेहतरीन वक्त था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी बात टेबल पर रखी और भारतीय मीडिया, भारत के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि वाजिब है भारत का पाकिस्तान आना। और अगर वो पाकिस्तान नहीं आ रहा और पाकिस्तान को अपने मुल्क में बुला रहा है तो ऐसे हो नहीं सकता। तो ये अच्छी बात है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मौक़िफ़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत है। अच्छा, याया हुसैनी साहब हमें बताइएगा कि पाकिस्तान पहले वनडे में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी है उन्होंने, और इस जीत को, इनकी परफॉर्मेंस को कैसे आप रेट करेंगे? क्या देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस में, क्या डिफरेंस था जो इन्होंने जीत हासिल की? देखिए नजफ, एक तो रिजवान ने कप्तानी बहुत अच्छी की और दूसरी तरफ ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही सलमान अली आगा की और साइम अयूब ने एक बार फिर साबित किया है कि वो इस टीम के लिए अहमियत के हामिल थे, हैं और रहेंगे। और कम उम्री में उन्होंने जनाब जिस तरह का खेल का पेश किया है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा साइन है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो सलमान अली आगा और साइम अयूब की कारकर्दगी है, उसने पाकिस्तान को जीत में कन्वर्ट किया। इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं थी, ये इनफरादी कारकर्दगी नहीं थी, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान टीम के नतीजे पर सामने आया। माजी में हम देखते रहे कि कुछ इनफरादी कारकर्दगी जो है वो टीम से बड़ी नजर आ रही थी, टीम को कुछ हासिल वसूल हो नहीं रहा था, टीम हार रही थी। लेकिन ये अच्छी परफॉर्मेंस है, एक ऑलराउंड कारकर्दगी का सलमान अली आगा ने मुजाहरा किया, 4 आउट किए, 80+ रन किए, साइम अयूब ने सेंचुरी की और सेंचुरी टीम पाकिस्तान के काम आई। अच्छा याया साहब, ये आपने बड़ा अहम जो है ना नुक्ते की तरफ इशारा किया कि इनफरादी कारकर्दगी जो होती थी। अब अगर हम बात करें तो पहले हम देखते थे कि मतलब रिजवान और बाबर पे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती थी। रिजवान तो उसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बाबर जो है अपनी फॉर्म में वापस नहीं आ पा रहे। क्या वजह है कम बैक नहीं हो रहा? देखिए, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें, और वैसे भी आजकल सर्दी है और सर्दी में जो है रातें बड़ी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तो सर्दी 2-3 माह के लिए आती है ना याया साहब। अपना असर गहरा छोड़ के जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना पिछले चंद सालों में चंद मखसूस खिलाड़ियों के और नामों के गिर्द आपको घूमती हुई दिखाई दे रही थी जी। अब आप देखिए कि यही अबरार हैं जो वर्ल्ड कप में भी टीम के साथ थे, जो अमेरिका वेस्ट इंडीज में भी टीम के साथ थे, लेकिन वो सिर्फ सफर कर रहे थे, खेल नहीं रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आया है, क्रिकेट बोर्ड की सोच तब्दील हुई है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, काम हो रहा है। कामरान गुलाम टीम में आए हैं, तैयब ताहिर टीम में आए हैं, साइम अयूब को खेलने का मौका मिल रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो जीत के साथ है। खिलाड़ी तो आते जाते रहते हैं, खिलाड़ी तो बदलते रहते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले के तहत दुनिया की टीमें चलती हैं और आप जीतेंगे तो सब आपको प्रेस करेंगे। चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो जाती हैं ऊपर नीचे याया साहब, और वैसे भी मेरे हाल में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए ताकि आप बेहतरी की तरफ जा सकें। अच्छा, कल जो है दूसरा मैच होने वाला है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी? देखिए, इंपॉर्टेंट मैच है और जो पर्ल का मैदान था वहां पर जो पिच थी उसने स्पिनर को सपोर्ट किया और जनूबी अफ्रीका वाले सोच रहे होंगे कि काश वो केशव महाराज को भी अपनी प्लेइंग 11 में रखते। वो बाहर बैठे हुए थे। तबरेज शमसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एडम माकरम जो कि टेम्बा बबूमा की जगह क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, उन्होंने भी 10 ओवर डाले। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले आने वाले जो 2 मैच हैं वो ऐसी स्पिन ट्रैक के ऊपर नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों का भी इम्तिहान होगा, पाकिस्तान की टीम का भी इम्तिहान होगा, रिजवान की कप्तानी का भी इम्तिहान होगा। अब तक तो हमने उनकी क़यादत में 2 वनडे सीरीज खेली हैं, ऑस्ट्रेलिया में और जिम्बाब्वे में, और अगर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराने में कामयाब हो जाता है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट याया साहब जरा इसमें भी कमेंट कीजिएगा। जिस तरह से आपने बताया ना कि अब कंडीशंस चेंज होंगी, सिचुएशन चेंज होगी उसके साथ, तो फिर क्या कोई टीम में भी थोड़ी बहुत तब्दीली की जरूरत पेश आएगी हमें? उधर देखिए, अगर यहाँ पर हम अपनी टीम के कॉम्बिनेशन को देखें तो अब्दुल्ला शफीक काफी ऑफ कलर लग रहे हैं। हम उनको मौके पे मौका फराहम किए जा रहे हैं। कल भी वो अकाउंट ओपन किए बगैर 0 पर आउट हुए। इरफान खान नियाजी एक बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे हैं, लेकिन वो नंबर 7 पर खेल रहे हैं। तो आप एक बदलाव लेकर आ सकते हैं टीम के अंदर, एक बॉलर को बढ़ा सकते हैं और अब्दुल्ला शफीक की जगह बाबर आजम से इनिंग ओपन करा सकते हैं। ये ज्यादा बेहतर फैसला हो सकता है।
लेकिन फैसला आकिब जावेद ने करना है, कप्तान मोहम्मद रिजवान ने करना है। हम तो सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। जो चीज़ इस वक्त दिखाई दे रही है वो यही है कि आप एक बॉलर को टीम के अंदर शामिल करें और जहादात खान इस सिलसिले में एक अच्छा इंडक्शन हो सकते हैं। अब्बास आफरीदी को आप शामिल कर सकते हैं, वो अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है, बैटिंग ऑलराउंडर की। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा मुखलिसाना और मेरा ख्याल है दर्दमंदाना मशवरा दिया। बहुत अच्छी अमल predictions करना दी ना करना अब उन पे बहुत शुक्रिया याया हुसैनी साहब। हमेशा जो है ना आपसे बात अच्छा लगता है और जो इंसाइट होती है ना इंसाइट होते वो वो हमें पता चल जाती है। और अब खबर शामिल करते हैं फिल्म इंडस्ट्री से। तो फिल्म इंडस्ट्री को कई यादगार गीत देने वाले बरसगीर के नाम पर मौसीकार रशीद अत्रे की 97वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 57वीं बरसी आज उनकी मनाई जा रही है। और भारतीय शहर अमृतसर में पैदा होने वाले रशीद अत्रे को तबला नवाजी में खास महारत हासिल की। रशीद अत्रे ने 1940 में पहली बार फिल्मी दुनिया में कदम रखा और तकसीम से पहले कई यादगार गीत तख्लीक किए। इसके अलावा उन्होंने फिल्म शहरी बाबू, चंद माही, 7 लाख, मुखड़ा, दुल्हन और ममता के गानों की मौसीकी भी तरतीब दी, जो कि बेहद मकबूल हुई। साथ ही अब एक और बहुत बड़े सिंगर की बात कर लेते हैं, आलमी शोहरत याफ्ता मौसीकार और कवाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को, और उनके जिक्र के बिना तो मौसीकी अधूरी है जनाब। नो डाउट। उनके इंतकाल के 27 साल बाद सितंबर 2024 में रिलीज किए गए उनके अनसुने एल्बम चेन ऑफ लाइट को बरतानवी अखबार द गार्डियन ने रवा साल पूरी दुनिया के मकबूल तरीन एल्बम्स में पहले नंबर पर रखा। रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जानिब से जारी किए गए इस एल्बम में नुसरत फतेह अली खान की वो कवालियाँ शामिल थीं जिन्हें 1990 के दौरान रिकॉर्ड किया गया था, और कंपनी ने इसे जो है अब मुख्तलिफ और मुख्तसर दस्तावेज़ में शाया किया है। जैसे कि आपने कहा था कि इनके गानों के बगैर, इनकी म्यूजिक और सॉन्ग्स के बगैर मेरा म्यूजिक इंडस्ट्री इनकम्प्लीट है। एल्बम छुपी हुई थी ना लोगों की नजरों से आज तक, वो शायद इसलिए छुपी हुई थी कि जनाब इसने 2024 के अंदर रिकॉर्ड कायम करना था। बिल्कुल, और ऐसा ही और कर लिया। और ये बताना था कि मौसीकी जितनी भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन वो जो गा दिया ना वो जनाब अमर कर। और इनके बगैर अधूरी है हर चीज़, हर म्यूजिक, हर सुर। तो नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी खबरें हमने शामिल करने की कोशिश की ताकि आपको आगाह कर सकें। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। वो कल आपके साथ शेयर कर लेंगे। हाँ, परेशान होने की क्या बात। तो अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल तक के लिए मुझे और उज़ैर मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।